बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है फर्मेंटेटिव एथेनॉल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे एथेनॉल होता क्या है, ठीक है ना। एथेनॉल क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल है या ड्रिंकिंग अल्कोहल है। केमिकल कंपाउंड है या सिंपली इसको अल्कोहल, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है C2H5OH है। इसको हम क्या बोलते हैं CH3CH2 या OH या फिर C2H5OH इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ETOH जो क्या है अल्कोहलिक ग्रुप है, ET मतलब एथेनॉल, तो ये क्या है इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल इसको बोलते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 78.37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मोलर मास इसका है 46.07 ग्राम पर मोल। और जो डेंसिटी है इसकी रिलेटिव डेंसिटी वो 0.789 है। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो हमारे पास जो एथेनॉल है वो वोलाटाइल इन नेचर होता है, फ्लेमेबल होता है। ये क्या करता है, जल्दी क्या कर जाता है, इग्नाइट हो जाता है, बर्न हो जाता है। इसको फ्यूल के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ये नेचुरल कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन से हासिल होता है। ये क्या है एनएरोबिक कैटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे हमारे पास मेटाबॉलिज्म को जब हम डिवाइड करते हैं दो मेजर पार्ट्स में, तो एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में होता यूँ है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म में जो लार्जर वंस होते हैं वो टूट कर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब जो लार्जर वन मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंपलर वन मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएंगे। जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, वो क्या हैं सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में तब्दील होते हैं। और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में तब्दील होने के बाद ये इसमें तब्दील हो जाते हैं फर्मेंटेशन के थ्रू एथेनॉल के अंदर या इथाइल अल्कोहल के अंदर तब्दील हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स है, यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जैसे सेलुलोजेज है, अमाइलेजेज हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद उसको ग्लूकोज के अंदर सिंपलर वंस में तब्दील कर देंगे। ये सिंपलर वंस जब रिस्पायरेशन होती है एनएरोबिक रिस्पायरेशन में, आप लोगों को पता है क्या बनता है पायरुवेट, जबकि हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन में डायरेक्ट क्या बनता है ATP बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये जो पायरुवेट है इसकी जैसे फर्मेंटेशन होगी या इसको हम क्या करते हैं स्टे टाइम देते हैं, तो इस फर्मेंटेशन के नतीजे में क्या बनता है एथेनॉल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यहाँ पे N क्या है, ग्लूकोज रेजिड्यूज है। N रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास लार्जर यूनिट्स भी हो सकते हैं, स्मॉलर, ठीक है ना। हम बल्क में लेते हैं जब इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं, हम स्मॉल क्वांटिटी के अंदर नहीं लेते हैं। तो अब देखें हमारे पास अल्कोहल प्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है फर्मेंटेशन होगी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू ग्लूकोज किस चीज़ में तब्दील होगा, यहाँ पे बनते हैं क्या ग्लूकोज की जब एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होगी तो वो जो दो ADP हैं वो इनऑर्गेनिक फास्फेट उसके साथ इंक्लूड होंगे। इनऑर्गेनिक फास्फेट फर्स्ट स्टेप में जैसे ADP के साथ जुड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NAD पॉजिटिव, तो ये किस में तब्दील हो जाएंगे ATP में तब्दील हो जाएंगे। और ये जो NAD पॉजिटिव है किस चीज़ में तब्दील हो जाएगा, NADH में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है ग्लूकोज से एक तो क्या हो गया ADP मॉलिक्यूल टूटकर जो है इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ जुड़कर उसमें ATP में तब्दील हो गए। दूसरा 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये जो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना देंगे और 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल बना देंगे। ये जो 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल हैं ये बाद में तब्दील हो जाते हैं 2 एथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर, और ये जो NADH है ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव के अंदर। देखें यहाँ पे क्या है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू 2 पायरुवेट। जो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो किस में तब्दील हो रहा है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में। द एनर्जी फ्रॉम दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज यूज्ड टू बाइंड द इनऑर्गेनिक फास्फेट टू ADP। ये रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक है, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या करेगी ADP को इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ जोड़ेगी और किस में तब्दील कर देगी ATP के अंदर तब्दील कर देगी। और जैसे ATP में तब्दील हो जाएगी तो ये जो NAD पॉजिटिव है
ये क्या हो जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो 2 पायरुवेट बने थे वो मज़ीद टूटेंगे 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स के अंदर और 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट। और ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो हैं फिर कन्वर्ट होंगे 2 एथेनॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो H पॉजिटिव आयंस थे NADH से वहाँ से उनको यूटिलाइज करके जो NADH है उसको बैक NAD पॉजिटिव के अंदर तब्दील कर देंगे। तो इस तरीके से क्या है, एथेनॉल प्रोड्यूस होती है बाय द फर्मेंटेटिव प्रोसेस एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। हिस्ट्री ऑफ द एथेनॉल प्रोडक्शन अगर हम देखें तो जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर है एथेनॉल के अंदर, ये सबसे पहले रिपोर्ट हुई 9000 ईयर्स बिफोर, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे रिपोर्ट हुई, जो चाइना पोट्री थी उसके अंदर नियोलिथिक पीरियड के अंदर अल्कोहलिक बेवरेजेस के रेजिड्यूज मौजूद थे, जो इंडिकेट करती हैं कि उस इरा के लोग भी क्या करते थे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते थे, जिसकी वजह से वो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते थे और ये अल्कोहलिक बेवरेजेस वो क्या करते थे, कंज्यूम किया करते थे। मतलब कि इतना प्रीवियस अगर हम जाएं तो हमारे पास एविडेंसेस हैं कि लोग उस ज़माने में भी क्या किया करते थे, अल्कोहल कंज्यूम किया करते थे और अल्कोहल क्या करते थे, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाया करते थे। अब ये जो फर्मेंटेटिव अल्कोहल है डिफरेंट क्या है पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो फर्मेंटेड सॉल्यूशन है उसको डिस्टिल्ड किया जाता है। यहाँ पे मतलब अगर हम किसी भी कोई कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन के नतीजे में क्या बनेगा, डिस्टिलेट बनेगा। ये जो डिस्टिलेट है उसको मज़ीद डिस्टिलेशन की जाती है, डिस्टिलेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो चीज़ें जो हमारे पास लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है वो क्या हो जाती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं और देन उसको कूल कर लिया जाता है। जो वेपर्स होते हैं उसको कंडेंसर के थ्रू कूल करके दोबारा लिक्विड स्टेट के अंदर लाया जाता है। तो क्या है, यहाँ पे फर्मेंटेड सॉल्यूशन जो था उसकी डिस्टिलेशन की गई एंशिएंट टाइम्स के अंदर। और ये जो डिस्टिलेशन थी, डिस्टिल्ड बेवरेज का कंसेप्ट था, ग्रीक इरा के अंदर ये मौजूद है। ग्रीक क्या किया करते थे, अरब और ग्रीक जो थे अलेक्जेंड्रिया के ज़माने में, द अलेक्जेंडर ठीक है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने में वो क्या किया करते थे, डिस्टिलेशन किया करते थे और एथेनॉल प्रोड्यूस किया करते थे। मतलब कि जो एथेनॉल है उसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो बहुत पुरानी है और ये न्यूलिथिक जो पीपल थे वो क्या किया करते थे, एथेनॉल प्रोड्यूस किया करते थे। एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं अराउंड द वर्ल्ड अगर देखें तो सबसे पहले क्या है, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास, जो भी चीज़ जिससे हम बनाने जा रहे हैं अल्कोहल। अगर एप्पल है तो एप्पल से क्या बनता है, साइडर बनता है। और ये क्या है, एप्पल ब्रांडी क्लेवेडिस है। नॉन डिस्टिल्ड बेवरेज में साइडर है, जबकि डिस्टिल्ड बेवरेजेस में हमारे पास क्या है, एप्पल ब्रांडी वगैरह आ जाते हैं। ये मोस्टली कंज्यूम होते हैं यूरोप और अमेरिका के अंदर। इसके अलावा कैक्टस से जो बनती है प्लैक है और इसमें हमारे पास टिक्वेला डिस्टिल्ड में आ जाती है। मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, ये उन रीजन्स के अंदर मोस्टली कंज्यूम होती है। ग्रेप से क्या बनती है, वाइन्स बनती है जो नॉन डिस्टिल्ड बेवरेज है और डिस्टिल्ड ग्रेप ब्रांडी में आ जाता है। कॉग्नेक, ठीक है ना, ये आ जाती हैं। साउथ यूरोप है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ज़्यादा कंज्यूम होती है। उसके बाद पल्मारिया टोडी जो नॉन डिस्टिल्ड बेवरेज है इससे प्रोड्यूस होती है सबस्ट्रेट से। और अरक जो है वो डिस्टिल्ड फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट है। इंडिया के अंदर मोस्टली कंज्यूम होता है। पेयर से क्या प्रोड्यूस होता है, पेरी प्रोड्यूस होता है। और पेयर ब्रांडी क्या है, इसकी डिस्टिल्ड प्रोडक्ट होगी। नॉर्थ यूरोप के अंदर ज़्यादातर कंज्यूम होता है। शुगर केन या मोलेसिस, हनी से क्या होता है, मेड नॉन डिस्टिल्ड है और इसकी डिस्टिल्ड प्रोडक्ट नहीं है। यूके के अंदर ज़्यादा कंज्यूम होती है। शुगर केन और मोलेसिस के अंदर क्या है, रम बनती है जो डिस्टिल्ड बेवरेज है। वेस्ट इंडीज़ के अंदर मोस्टली कंज्यूम होती है। स्टार्च में जैसे बार्ले है, प्लस अदर सीरियल्स, ठीक है ना, प्लस अदर सीरियल्स। बार्ले के साथ साथ जो दूसरी सीरियल्स होंगे उनसे क्या बनाई जाती है, बियर जो नॉन डिस्टिल्ड है और डिस्टिल्ड में विस्की आ जाता है। यूके मोस्टली कंज्यूम होती है ये। उसके राइस में क्या है, सेक, इसकी जो नॉन डिस्टिल्ड बेवरेज है और डिस्टिल्ड में आ जाता है सोशु। जापान के अंदर मोस्टली कंज्यूम होती है और
पचवाई ये इंडिया के अंदर मोस्टली कंज्यूम होती है। सोरगम से कैफिर बनती है, जो नॉन डिस्टिल्ड बेवरेज है, और सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका के अंदर मोस्टली ये कंज्यूम होती है। अब ये डिफरेंट प्रोसेस दिए गए हैं, सैक्रिफाइड प्राइमरी बाय माल्ट अमाइलेजेस, ठीक है ना। अमाइलेज जो अल्फा अमाइलेज है वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करेगा। सैक्रिफिकेशन क्या है, सैक्रिफिकेशन है या सैक्रिफाइड जो यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको सिंपलर कार्बोहाइड्रेट के अंदर तोड़ फोड़ करना, ठीक है ना। जैसे शुगर है, स्क्रोज है, या हमारे पास माल्टोज है, लैक्टोज है, इनके अंदर कन्वर्ट कर देना कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को। सैक्रिफाइड बाय फंगल अमाइलेजेस, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास माइक्रोब्स इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास मोस्टली क्या है, ईस्ट और मोल्ड यूटिलाइज होते हैं, और बैक्टीरिया भी ज़्यादातर यूज़ होते हैं। यीस्ट में हमारे पास क्या है, यीस्ट एंड बैक्टीरिया हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज। यीस्ट में हमारे पास सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है, सैक्रोमाइसिस यूवारम है, सैक्रोमाइसिस इसमें आ जाता है, कार्लस बर्जेंसिस है, कैंडिडा ब्रासिका है, कैंडिडा यूटिलिस है। उसके बाद क्लोवेरोमाइसिस फ्रेजिलिस है, क्लोरोमाइसिस लैक्टिस है। बैक्टीरिया के अंदर ज़ाइमोमोनाज मोबाइलिस आ जाते हैं। ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, सैक्रिफिकेशन में अपना किरदार अदा करते हैं, और फर्मेंटेशन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज करेंगे और क्या करेंगे, फर्मेंटेशन में इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे। अब सबस्ट्रेट एंड मीडिया फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन के किस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम सबस्ट्रेट को 3 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो स्टार्ची सब्सटेंसेस आ जाते हैं और सक्रोज कंटेनिंग सब्सटेंसेस आ जाते हैं। स्क्रोज कंटेनिंग सब्सटेंसेस में हमारे पास शुगर बीट है, शुगर केन है, और स्वीट सोरगम आ जाती है। जबकि स्टार्ची हमारे पास मीडिया के अंदर वीट है, कॉर्न है, और बार्ले वगैरह आ जाते हैं। इनसे क्या है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। सेकेंड जनरेशन में हमारे पास क्या है, वुड है, सेलुलोजिक मटेरियल आ जाता है जिसमें लिग्निन वगैरह बायोमास है, स्टार्च है, ग्रास वगैरह आ जाते हैं। जबकि थर्ड जनरेशन में हमारे पास क्या है, अल्जी बायोमास यूज़ किया जाता है। अब मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए जो मेथड है, सबसे पहले है कंसोलिडेटेड बायो प्रोसेसिंग। कंसोलिडेटेड बायो प्रोसेसिंग में होता क्या है, ये डिफरेंट स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है कि एंजाइम प्रोड्यूस करना, विच इंटीग्रेट्स एंजाइम प्रोडक्शन। पहला स्टेप क्या है, एंजाइम प्रोडक्शन। ये एंजाइम्स डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे होंगे, अल्फा अमाइलेसिस प्रोड्यूस कर रहे होंगे। इसके अलावा स्टार्चेजेस हैं, ठीक है ना, ग्लूकोनेसेस प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये जो एंजाइम्स हैं डिफरेंट, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सैक्रिफिकेशन करते हैं। सैक्रिफिकेशन का मतलब क्या है कि ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है ना, इनको सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ग्लूकोज है, लैक्टोज हमारे पास सक्रोज है इनके अंदर। और जब ये सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएंगे तो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन की जाती है। सब फर्मेंटेशन को एनएरोबिक रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट होती है उसको रख देते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं या हम यीस्ट ऐड कर देते हैं। जैसे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होती है। तो ये जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ग्रो करने के नतीजे में क्या करेंगे, ये अपनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। और ये क्या है, प्रोडक्ट्स में हमारे पास इथाइल अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें एसिड्स वगैरह आ जाएंगे, वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। इनटू अ वन स्टेप प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ची बायोमास, ठीक है ना। फर्मेंटेशन करने के बाद ये क्या करेंगे, स्टार्ची बायोमास से अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। इसमें देखने के लिए सबसे पहले क्या है, स्टार्च बेस एथेनॉल प्रोडक्शन यूजिंग CBP, ठीक है ना। क्या है, कंसोलिडेटेड बायो प्रोसेसिंग। सबसे पहले क्या किया जाता है,
An extensive screening was undertaken to identify natural occurring yeast कि जो क्या कर सके, एथेनॉल प्रोड्यूस कर सके विदाउट एडिशन ऑफ एनी अमाइलेजेस। 3 yeast स्ट्रेन इस काबिल थी जो क्या कर सकती थी, कंसोलिडेटेड बाय प्रोसेसिंग कर सकती थी, मतलब कि जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको एथेनॉल के अंदर तब्दील कर सकती थी। इसके लिए क्वांटिटेटिव एसिड डेवलप किए गए और उनसे पता चला कि जो फेरोसोमाइसिन है ये क्या करती है, हाईएस्ट एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकती है और इसकी जो एथेनॉल प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ये स्ट्रेन इस काबिल है कि क्या करे, स्टार्च को डायरेक्टली यूटिलाइज करे और उसको एथेनॉल कंसंट्रेशन के अंदर तब्दील कर दे विदाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, जिसमें क्या है कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल 9.21 ग्राम पर लीटर तक पहुंच गई। इथेनॉल प्रोड्यूसिंग एबिलिटी जो है इस स्ट्रेन की वो क्या है, हाई है। ग्लूकोअमाइलेज एक्टिविटी, ठीक है ना, लेवल ऑफ ग्लूकोअमाइलेज एक्टिविटी, फर्मेंटेशन पोटेंशियल एंड एथेनॉल स्ट्रेस टॉलरेंस। ये जो स्ट्रेन है ये क्या है, हाईली एफिशिएंट है और ज़्यादा क्या करती है, एथेनॉल प्रोड्यूस करती है विदाउट अल्टरिंग द क्वालिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड विदाउट मोस्ट ऑफ द साइड प्रोडक्ट्स, हाईएस्ट यील्डिंग है। और यहाँ पे क्या है, दूसरी बात के एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे अमाइलेजेस हैं, अल्फा अमाइलेज आ जाता है, ग्लूकोनाइजेज हैं, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करने के लिए ये डायरेक्ट 1 स्टेप प्रोसेस फर्मेंटेशन के थ्रू क्या करती है, अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकता है ये प्रोसेस। अब एथेनॉल प्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स की मदद से हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं एथेनॉल। हमारे पास सबसे पहले रॉ मटेरियल में क्या चीज़ें आएंगी, हमारे पास जैसे वीट है, हमारे पास दूसरी सीरियल्स हैं, बार्ले है, ओट है, और इसके अलावा सोरगम वगैरह आ जाती है, ठीक है ना। ये हमारे पास रॉ मटेरियल है। शुगर केन है, हमारे पास शुगर केन मोलेसेस आ जाता है, हमारे पास स्ट्राज आ जाते हैं, वीट स्ट्रा है, राइस स्ट्रा है। उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, प्री ट्रीटमेंट दी जाती है। प्री ट्रीटमेंट किस चीज़ की दी जाती है, वॉशिंग की जाएगी उसकी। अब यहाँ पे इंजाइम्स ऐड किए जाते हैं प्री ट्रीटमेंट में। कौन से इंजाइम्स ऐड किए जाएंगे, वो इंजाइम्स ऐड किए जाएंगे जो क्या करेंगे, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को, सेलुलोज को, लिग्नेंस को क्या करेंगे, तोड़ देंगे सिंपलर 1 मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे सिंपलर 1 मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाएंगे, मतलब सैक्रिफिकेशन उसकी हो जाएगी, तो नेक्स्ट जो है मतलब जो सॉलिड सेलुलोज और लिग्नेंस हैं, इंजाइम्स हाइड्रोलाइसिस के जरिए क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे C6 शुगर्स के अंदर, जिसे हम हेक्सोजेस बोलते हैं। अब यहाँ पे पेंटोजेस बनी, लिक्विड प्रोडक्ट्स, और साथ में हेक्सोजेस बनी। ये पेंटोजेस की फर्मेंटेशन होती है, उस फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बनती है, अल्कोहल बनती है। या हेक्सोजेस हमारे पास हैं C6, ये जो शुगर्स हैं हेक्सोजेस, इनकी भी फर्मेंटेशन होगी। इसकी फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बनता है, फिर इथाइल अल्कोहल बनती है। अब फर्मेंटेशन में हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया और यीस्ट, जैसे कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया और डिफरेंट स्ट्रेन जैसे आपने पीछे देखी हैं वो यूटिलाइज होती हैं। तो ये फर्मेंटेशन के नतीजे में क्या होगी, अल्कोहल और अल्कोहल की डिस्टिलेशन होगी। डिस्टिलेशन जैसे अभी मैंने आपको बताया है क्या होती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में होता ये है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट्स। जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड होते हैं वो जल्दी वेपराइज हो जाते हैं। जैसे वो वेपराइज होंगे तो उनके वेपर्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वेपर्स की जाएगी, वो लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे और जो लिक्विड होगा हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और वो हमारी क्या होती है, फाइनल प्रोडक्ट होती है। अब डिस्टिलेशन के नतीजे में एक तो हमारे पास एथेनॉल बना और दूसरा क्या है, लिग्निन फॉर पाउडर जनरेशन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं एंजाइम्स की मदद से। जैसे सेलुलोजेज हैं हमारे पास, अमाइलेजेज हैं, ग्लूकोनेजेज हैं, डिफरेंट एंजाइम्स यूटिलाइज करके। फर्स्ट स्टेप क्या है, रॉ मटेरियल की प्री ट्रीटमेंट करेंगे। प्री ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होंगे, जो एंजाइम्स होंगे वो ऐड करेंगे। एंजाइम्स के मदद से क्या होगी, सैक्रिफिकेशन होगी और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो सिंपलर वंस में तब्दील हो जाएंगे। कौन कौन से सिंपलर वंस में तब्दील हो जाएंगे, या तो हमारे पास पेंटोजेज हैं 5 कार्बन शुगर्स हैं, या हेक्सोजेज हैं 6 कार्बन शुगर्स हैं। अगर हमारे पास पेंटोजेज आएंगी तो उसकी भी फर्मेंटेशन होगी, तो वो फर्मेंटेशन में के बाद डिस्टिलेशन कर दी जाएगी। अगर हेक्सोजेज हैं तो उसकी भी क्या होगी,
डिस्टिलेशन होगी। यहाँ पे अगर सेलुलोज और लिग्नेंस हैं तो यहाँ पे एंजाइम्स क्या कर दिए जाएंगे, यूटिलाइज किए जाते हैं और इन एंजाइम हाइड्रोलाइसिस के जरिए एंजाइम प्रोडक्शन के बाद भी क्या किए जाते हैं, फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन से डिस्टिलेशन, तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से रिकवर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम वीट। अब वीट को सबसे पहले क्या किया जाता है, हैमर मिल, ठीक है ना। हैमर मिल में क्या है, हथौड़े की मदद से उसको, या आप क्या करते हैं जो जनरल चक्कीज होती हैं या आजकल ऑटोमेटेड हैं, उसको मतलब कि एक हमारे पास ग्रेन है तो उसको 3-4 पार्ट्स के अंदर तब्दील कर देना, जैसे दलिया होता है, ठीक है ना। उस दलिया को फिर मिक्सर के अंदर मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, उसकी मैशिंग की जाती है, जेट हीटर के जरिए उसको हीट किया जाएगा स्टीम की मदद से। अब ये जो स्टीम है ये क्या कर देती है, उसको बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर में तब्दील कर देती है। ये जो सॉफ्टर टेक्सचर होगा दलिया टाइप का, तो उसको फिर क्या है, एंजाइम्स ऐड कर दिए जाते हैं, लिक्विफिकेशन की जाती है, सैक्रिफिकेशन यहाँ पे की जाएगी, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल वंस में तब्दील हो जाएंगे, और फर्मेंटेशन और सैक्रिफिकेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी, और फर्मेंटेड मैश को डिस्टिलेट किया जाएगा, और उसके डिस्टिलेशन के थ्रू क्या है, वाटर अलग हो जाएगा और अल्कोहल अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल वीट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन। शुगर केन से कैसे प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले क्या है, शुगर केन। अब इस शुगर केन की क्या की जाती है, इंडस्ट्री में जो है जूस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। वाशिंग है, वाशिंग के बाद इसको वाटर से वॉश किया जाएगा, वॉशिंग करने के बाद उसकी क्या है, मिलिंग की जाती है। मिलिंग में हमारे पास क्या है, जो जूस होगा उसको अलग कर लिया जाएगा, और जो उसका बकिया जात है, बेगास है, उसको क्या है, रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये जो जूस है उसकी फिल्ट्रेशन की जाती है। फिल्ट्रेशन में क्या है, डिफरेंट मैच साइज सीव्स के ज़रिए क्या किया जाता है, उनको फिल्टर किया जाता है। जो इनऑर्गेनिक रेजिड्यूज होंगे, डर्ट डस्ट होगी, उसको रिमूव कर लिया जाएगा। रिमूव करने के बाद ये क्या है, ड्रैग रिमूव हो गया। उसके बाद हमारे पास जो जूस बचेगा उसको क्या करते हैं हम, शुगर प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। यहाँ पे सक्रोज अलग कर ली जाती है, और जो उसके ऊपर मैल सी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलेसिस बोलते हैं। उस मोलेसिस को क्या कर लिया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ अल्कोहल प्रोडक्शन। अब ये जो मोलेसिस है इसको क्या किया जाएगा, फिर फर्मेंटेशन की जाएगी। फर्मेंटेशन बाय द यूज ऑफ डिफरेंट हमारे पास जो फर्मेंटेटिव एजेंट हैं, जैसे यीस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, इन बैक्टीरिया की मदद से क्या की जाएगी, फर्मेंटेशन से गैसेस प्रोड्यूस होंगी और डिस्टिलेशन चैम्बर की तरफ लाया जाएगा। ये फर्मेंटेड जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी, डिस्टिलेशन के थ्रू क्या किया जाएगा, इथाइल अल्कोहल को अलग कर लिया जाएगा, हाइड्रेटेड इथाइल अल्कोहल अलग आ जाएगा। और ये जो इथाइल अल्कोहल है हाई क्वालिटी और मोस्टली इससे क्या प्रोड्यूस की जाती हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस की जाती हैं जो लोकली प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये इथाइल अल्कोहल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब यूज़ कर रही हैं। जैसे ब्राज़ील है, सबसे बड़ा इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूसर है, और उसने अपना इसे क्या किया है, एज अ सोर्स ऑफ बायोफ्यूल यूज़ कर रहा है। और अब दुनिया जो है, जो हमारे पास फोसल फ्यूल्स के थ्रू जैसे पेट्रोल वगैरह है, इसकी तरफ से जाकर वो रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जा रही है। फोसल फ्यूल्स हमारे पास क्योंकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह है या डिफरेंट गैसेज हैं, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। एक दफ़ा आपने कंज्यूम कर ली तो उसको रिकवर नहीं कर सकते। जबकि जो हमारे पास एथेनॉल प्रोडक्शन है फ्राम डिफरेंट फूड सोर्सेज, जैसे क्या है, शुगर केन है, तो ये क्या करती है, रिन्यूएबल सोर्सेज है। मतलब कि हम नेक्स्ट ईयर दोबारा शुगर केन ग्रो करा सकते हैं और वहाँ से एथेनॉल प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ब्राज़ील ने क्या किया हुआ है, इस शुगर के जो एथेनॉल है इसको क्या किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है एज अ फ्यूल इन देयर व्हीकल्स। अब थियोरेटिकली ये इंटरेस्टिंग है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या करता है, जो एनर्जी रिटेन कर लेता है और क्या करता है, शुगर को अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे चेक करते हैं कि कितने % अल्कोहल बनेगी, तो ये हमारे पास फार्मूला है। फर्स्ट इक्वेशन में देखें, जो हमारे पास सक्रोज था, सक्रोज टूटा एथेनॉल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हुई, और यहाँ पे जो सक्रोज की एनर्जी थी ब्रेक डाउन के 5.647 थी, जबकि एथेनॉल की एनर्जी क्या है,
4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, ये क्या आ गई है, क्योंकि हमने क्या किया है उतना ही आनी चाहिए, लेकिन 4 अल्कोहल यूनिट प्रोड्यूस हुए तो उसकी एनर्जी भी क्या है 5.184 है, ठीक है ना। यहाँ से क्या है एनर्जी कम है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें ग्लूकोज की केस में तो 2.186 है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस हुए तो इसकी एनर्जी क्या है 2.74, मतलब कि जो एनर्जी है वो रिलीज जो हो रही है वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर आउट ऑफ द सोर्स भी जा रही है। अब ये क्या है 97% कन्वर्जन, मतलब कि जो हमारे पास सक्रोज थी वो अल्कोहल के अंदर जो एनर्जी कन्वर्जन है 97% है, और ग्लूकोज से भी एनर्जी क्या है 97% कन्वर्जन है, जबकि जो 3% लॉसेस हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रही है। इस अबव इक्वेशन से रिएक्शन से देखा जा सकता है कि 97% शुगर क्या होती है अल्कोहल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एथेनॉल के अंदर। लेकिन इन प्रैक्टिस अगर हम देखा जाए, जो हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन है, हमें ये पता चलता है कि 97% क्या है जो शुगर है वो अल्कोहल के अंदर तब्दील हो जाती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जो 46% है शुगर से एथेनॉल प्रोड्यूस होती है। 100 ग्राम ऑफ द प्योर ग्लूकोज विल यील्ड 48.4 ग्राम ऑफ अल्कोहल। अब बाकी क्या है 46.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, 3.3 ग्राम ऑफ ग्लिसरॉल एंड 1.2 ग्राम ऑफ यीस्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। यीस्ट ये हमारे पास डिफरेंट, मतलब प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली यील्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ से देखा जा सकता है हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं। अल्कोहल क्या है 97% नहीं बन रहा, कितना बन रहा है 48.4% अल्कोहल बन रहा है टोटल, मतलब कि जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड के हम देखते होते हैं, ना कि इन टर्म ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड जस्ट हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि जो प्रोडक्ट है वो कितनी बन रही है। द एथेनॉल एट हाई कंसनट्रेशन क्या करती है, यीस्ट ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, क्योंकि जो एथेनॉल है हम देखें जितने भी हमारे पास एंटी क्या करते हैं हम फंगल है या एंटी बैक्टीरियल है, जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज़ है इसकी एथेनॉल की। अब देखें कोरोना वायरस के दिन है, कोरोना वायरस के दिनों में क्या कहा जाता है 70% क्या करें आप अल्कोहल सोल्यूशन एथेनॉल सोल्यूशन यूज़ करें, तो आप क्या करें उसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं एथेनॉल यूज़ होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। जब इसकी कंसनट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी तो यीस्ट की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट होना शुरू हो जाएगी और यीस्ट की कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए क्या किया जाता है कंसनट्रेशन ऑफ एथेनॉल रेजिड्यूज को कंट्रोल किया जाता है ताकि यीस्ट की ग्रोथ को मेंटेन किया जा सके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है ना। बायोसिंथेसिस ऑफ एथेनॉल की जो है उसमें यीस्ट को कंट्रोल किया जाता है बाय द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉपर कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। Removal of this accumulated ethanol does not immediately restore the fermentative activity। अगर हम रिमूव भी कर लें तो fermentative activity क्या होगी, रिस्टोर नहीं होगी। इसलिए क्या किया जाता है डाइल्यूट कर दिया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स ताकि जो यीस्ट की एक्टिविटी है उसको मैक्सिमम रखा जा सके। The decline in metabolic rate is due to physiological changes rather than to the presence of ethanol। क्या है ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, कौन कौन सी चेंजेस हैं, टेम्परेचर है, क्योंकि हमारे पास जो ये फर्मेंटेशन है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हीट प्रोसेस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और ये हीट क्या करती है अफेक्ट करती है यीस्ट एक्टिविटी के ऊपर। वायबिलिटी रिमेंड एट और अबाउट 90%, इंटरनल पीएच रिमेंड नियर न्यूट्रली, ठीक है ना। अगर 90% भी अल्कोहल हो जाए तो पीएच क्या होगी न्यूट्रल ही रहती है। एंड द स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंड अल्कोहलिक एंजाइम्स रिमेन हाई थ्रू आउट द बैच फर्मेंटेशन। क्या होती है बैच फर्मेंटेशन में इनकी कंसंट्रेशन एक जो पीएच है वो भी क्या रहेगी सेम रहेगी, जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी सेम रहती है। जब एंजाइम्स की एक्टिविटी सेम रह रही है, पीएच सेम रह रही है, तो इथाइल अल्कोहल प्रोडक्शन के साथ क्यों जो है यीस्ट की एक्टिविटी कम हो रही है। तो ये क्या है लिंक्ड है विद द डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर के साथ। इससे क्या है 10 to 12% एथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जो यीस्ट की डिमेरिट्स हैं वो ये है कि जो होल बायोमास है उसको कन्वर्ट नहीं करती, इसकी एबिलिटी नहीं है जो ज़ाइलेटोल को एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करे। और जो ज़ाइमोमोनास बैक्टीरिया है इसका मेरिट ये है कि ये क्या करता है ऑस्मोटिक टॉलरेंस है,
ये सॉल्ट कंसनट्रेशन को बेयर करने के साथ साथ अगर कहीं पे वाटर एडजस्टमेंट आ जाती है तो उसको भी बेयर करते हैं। और हायर शुगर कंसनट्रेशन के अंदर ये क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। जब हायर शुगर कंसनट्रेशन के अंदर ग्रो कर सकता है तो हायर कंसनट्रेशन ऑफ शुगर को तब्दील भी कर सकता है किस चीज़ के अंदर, अल्कोहल के अंदर। इसकी एथेनॉल की टॉलरेंस भी ज़्यादा होती है और इसकी ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होता है। यूजेस ऑफ अल्कोहल हम देखें तो ये क्या करता है, मेजर कंपोनेंट इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स सच एज बियर, ब्रांडी, विस्की, अल्कोहल को यूज़ किया जाता है डिफरेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर। सेकंड है पावरफुल साइको एक्टिव सब्सटेंस। ये मेंटली क्या कर देता है, बहुत स्टिमुलेट करता है और मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड कंज्यूम करते हैं एट लोअर कंसनट्रेशन, एट लोअर परसेंटेजेस। इसीलिए क्योंकि ये क्या करता है, जो नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से लोग एक्टिव फील करते हैं और उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। साइको एक्टिव सब्सटेंस के तौर पर काम करता है। It is commonly used in the medical field as an antiseptic, as an disinfectant। यह स्टेरिलाइजर के तौर पर अगर इंजेक्शन लगाया जा रहा है तो अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। जैसे सिपरेट है, रेक्टिफाइड सिपरेट, ये 90% प्योर अल्कोहल या 97% प्योर एथेनॉल होता है। रेक्टिफाइड सिपरेट को क्या किया जाता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट बिफोर इंजेक्शन, एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ किया जाता है और डिफरेंट जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हमारे पास वहाँ पे स्पोर फार्मर और नॉन स्पोर फार्मर ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएं। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया के स्प्रेड को भी प्रिवेंट करता है। आप देखें आजकल कोरोना वायरस के डेज में क्या किया जाता है, वही 70% अल्कोहल यूज़ किया जाता है, ताकि एक तो जो कोरोना वायरस है उसको इनएक्टिवेट और दूसरे जो बैक्टीरिया वगैरह हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम कर रहे होते हैं उसको भी डिसइंफेक्टेंट कर दें। इसके अलावा सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। culinary एक्सट्रैक्ट्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, टिंक्चर है, कंसनट्रेट्स है और साथ ही सॉल्वेंट रेजेंस हैं, फार्मास्यूटिकल। अब क्या है, एज अ सॉल्वेंट काम करता है। सॉल्वेंट क्या है, रेजेंस फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है। फैट को डिज़ोल्व करने के लिए और डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को डिज़ोल्व करने के लिए अल्कोहल यूज़ होता है। फ्यूल यूज़ एज अ बायोफ्यूल इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स के तौर पर। केमिकल इंटरमीडिएट पेट्रोलियम डेरिवेटिव केमिकल्स हैं और ब्यूटाडाइन वगैरह प्रोडक्शन के लिए भी अल्कोहल यूज़ होता है। इसके अलावा जो है 1826 के अंदर सैमुअल मोरे ने क्या किया, फर्स्ट इंटरनल कंबस्शन इंजन इन्वेंट किया जो क्या चलता था, अल्कोहल से चलता था। प्रोबेबली मेड फ्रॉम ग्रेन, जैसे वीट ग्रेन है, बर्ले वगैरह है। 1860 के अंदर जर्मन इन्वेंटर निकोलस ओटो यूजेस एथेनॉल एज अ फ्यूल इन वन ऑफ दिस इंजन्स। द फर्स्ट एथेनॉल ब्लेंडेड विद गैसोलीन फॉर यूज एज एन ऑक्टेन बूस्टर ऑकर्ड इन 1920 एंड 1930s के अंदर क्या हुआ, अल्कोहल को यूज़ किया गया एज अ ऑक्टेन बूस्टर। जो एफिशिएंसी थी फ्यूल की उसको बढ़ाने के लिए। वाज इन हाई डिमांड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, क्योंकि फ्यूल शॉर्टेज हो गई। फ्यूल शॉर्टेज होने की वजह से क्या है, सबसे ज़्यादा अल्कोहल को इम्पॉर्टेंस, एथेनॉल को इम्पॉर्टेंस मिली क्योंकि ये बायोफ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। इन 1975 ब्राज़ीलियन लॉन्चेस इट्स प्रोग्राम डी अल्कोहल, ठीक है ना, नेशनल डी अल्कोहल और नेशन वाइड प्रोग्राम था जिसका मकसद था कि एथेनॉल फ्यूल को प्रमोट किया जा सके डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, ताकि इंटरनेशनल जो कंजम्पशन है फ्यूल की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंपोर्ट है उसको प्रिवेंट किया जा सके, जो होम मेड रेसिपी है उसको फॉलो किया जा सके एज अ फ्यूल। E85 एथेनॉल जो फ्यूल था 85% एथेनॉल और 15% अनलीडेड गैसोलीन से बना हुआ था। इसको फ्लेक्सिबल फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा व्हीकल्स के अंदर, और इन व्हीकल्स को मैनी ब्लेंडेड ऑफ एथेनॉल के 85% तक यूज़ किया गया व्हीकल्स को रन करने के लिए। इन द यूनाइटेड स्टेट एथेनॉल यूज्ड इन E85 इज नॉर्मली डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्न। कहाँ से डिराइव किया जाता है, कॉर्न से। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल तो पूछ सकते हैं।